क्या डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में सफल हुई है? शायद किसी मुख्यमंत्री ने इतना काम किया है उत्तर प्रदेश में। योगी और मोदी जी जो विकास कर रहे हैं ये विपक्षियों को दिखाई नहीं दे रहा है। योगी जी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। बाबा की जिस पर कृपा है तो उसको कोई हरा भी नहीं सकता। जी नमस्ते, मैं विक्रांत न्यूज़टेक.com के लिए अभी हमारी टीम काशी में मौजूद है। विधानसभा चुनाव 2022 के संदर्भ में पूर्वांचल के 10 जिलों में न्यूज़टेक की टीम चुनावी अवलोकन कर रही है और यह जानने का प्रयास कर रही है कि काशी, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव हो सकता है। अभी हम बनारस की एक प्रसिद्ध पप्पू की चाय की अड़ी पर मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ स्थानीय काशीवासी हैं जिनसे हम चाय, चुनाव और चर्चा करने का काम करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि बनारस में चुनावी माहौल क्या है? बाबा ऐसा है कि चुनाव का जो माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में है वही बनारस में है। चुनाव दो तरीके से होते हैं। खास तौर पर जनता जो वोट करती है वो दो बिंदु हैं जिन पर वोट करती है। एक तो है जो मौजूदा सरकार है उसके काम, और दूसरा थोड़ा बहुत जातिवाद, क्षेत्रवाद ये सब चलता है। तो यही खास मुद्दे होंगे। काम का मुद्दा होगा और यूपी बिहार तो जानते हैं आप, थोड़ा बहुत जातिवाद भी काम करता है उसमें। तो उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव विकास के साथ साथ जाति और क्षेत्र के आधार पर भी होगा। हमारे साथ एक और काशी के स्थानीय निवासी हैं। बनारस में चुनाव का माहौल क्या है? बनारस में चुनाव तो अपने आप में हमेशा रहता है। माहौल यहाँ हमेशा गर्म रहता है, पारा चढ़ा रहता है सबका। ये काशी अपने आप में एक खुद ही खुश मिजाज है। यहाँ चुनाव एक धार्मिक केंद्र है प्रदेश में। आज राजनीति के क्षेत्र में ये पूरा केंद्र बिंदु है, पूरे विश्व का राजनीति के केंद्र में। यहाँ तो हमेशा पारा है, माहौल गर्म है। माहौल गर्म है। डबल इंजन की सरकार की बात उत्तर प्रदेश में कही जाती है। केंद्र में मोदी सरकार, राज्य में योगी सरकार। 2017 के बाद क्या डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में सफल हुई है? अभी तक तो चली रही है डबल इंजन की ही सरकार उत्तर प्रदेश में, और सफलतापूर्वक चल रही है। जहां तक काम की बात है, योगी ने जितना काम किया है शायद किसी मुख्यमंत्री ने इतना काम किया है उत्तर प्रदेश में। कोरोना होने के बाद भी वो आदमी क्वारंटाइन हुआ, 1 हफ्ते क्वारंटाइन रहा, उसके बाद निकल के फिर हर जिले, हर क्षेत्र, हर सूबे में उसने दौरा किया और लगातार दौरा करते रहे और लोगों को क्या सुविधा देनी चाहिए उसका इंतजाम उन्होंने किया। उसके साथ साथ गरीबों को मुफ्त राशन बंटवाया, इलाज की व्यवस्था देखा, साथ साथ विकास का भी काम जो चल रहा था पहले से वो भी न रुके, उसकी भी मॉनिटरिंग करते रहे। तो काम तो उन्होंने बहुत किया है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम करने में सफल रही है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी, राज्य में योगी। कहाँ डबल इंजन की सरकार है? कौन कह रहा है कि योगी और मोदी जी जो विकास कर रहे हैं ये विपक्षियों को दिखाई नहीं दे रहा है? अब हम तो कहते हैं कि अखिलेश यादव कई इंजन की सरकार थी। चाचा, भतीजा, बाप, उनकी पत्नी, कितने वहाँ मुख्यमंत्री थे। आजम खान अलग मुख्यमंत्री थे। बसपा की सरकार बनती है, बहन मायावती के कितनी इंजन थी वो बतावे। काशी राम जी थे उसमें, फिर आपका सतीश चंद्र मिश्रा होते हैं वहाँ। कांग्रेस में 3 लोग हैं, माँ, बेटा, बहन। तो वहाँ तो ट्रिपल इंजन है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में काम किया है। योगी जी ने काम तो किया है, ये तो हम नहीं कहेंगे नहीं किया। और डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं, इंजन अल्टीमेटली सब मिला के एक ही होती है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन कहें, चलना तो एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन जो इम्प्रूवमेंट का होता है तो सिंगल ही होता है। और जहाँ तक काशी के डेवलपमेंट की बात है तो इसमें कोई शक नहीं है कि डेवलपमेंट हुआ है करके, इसमें कोई शक ही नहीं है, पहली बात। और योगी जी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। बाकी और दूसरी आती रहती हैं, समस्याएं आती रहती हैं, उससे कोई नहीं। लेकिन यह है कि योगी जी मेरे हिसाब से ठीक ही चल रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। काशी में 2017 के बाद योगी सरकार ने भी काम किया है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। महंगाई और बेरोजगारी का बड़ा शोर है।
सबसे पहले कि जो सरसों का तेल है वो 200 रुपए लीटर पे पहुंच चुका है। डीजल पेट्रोल 100 के जो है बेंचमार्क पे है। और भी अन्य चीज जैसे घरेलू गैस के दाम बढ़े हैं, सब्सिडी घटाई गई है। गांव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? महंगाई तो महंगाई कुछ तो है, लेकिन अब इतनी महंगाई नहीं है जिससे आदमी त्रस्त रहे। देखिए साफ बात है, रहा आपका डबल इंजन, तो बड़ा इंजन तो हमारा बाबा है, बड़ा इंजन बाबा है। बाबा की जिस पर कृपा है तो उसको कोई हरा भी नहीं सकता। दूसरा इंजन जो है काम का है, सब जोगी मोदी सब इतने उद्यमी हैं, दिन रात। आपने देखा ना, हमारे मोदी जी 3 घंटा सोए, रात को जो जाकर स्टेशन भी देखा, ऐसे फिर 23 को आ रहे हैं ऐसी हालत में। और बनारस बना हुआ रस है, यहाँ पर केवल कमल ही खिलेगा। और यहाँ की प्रगति इतनी हुई है कि आप देख लो कितनी प्रगति हुई है। अंतरिम बजट में देखिए, स्मार्ट सिटी नगर निगम से नहीं, मतलब स्मार्ट सिटी का दफ्तर खुला हुआ है, जो कि इसको देखेगा। अब आप देखेंगे कुछ दिन के बाद बनारस रहेगा, आज भी है और रहेगा। अंतिम सुन लीजिए आप, उत्तर प्रदेश की बात जहाँ तक है, पूरे उत्तर प्रदेश की फिर यही सरकार आएगी। और एक और नोट कर लीजिए, क्योंकि आप छात्र हैं, यहाँ की PhD भी कर रहे हैं, मैं 305 से 325 तक विधायकों की सीट जीतूंगा। चलिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि काशी में विकास हुआ है और सबसे बड़ा इंजन बाबा विश्वनाथ हैं। अब बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है यूपी में। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी 2 ऐसे शब्द हैं, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है आज तक, जब 1.25 अरब आबादी देश की होगी तो बेरोजगारी निश्चित रहेगी। उसमें कोई दो राय नहीं कि इतनी आबादी बढ़ गई है कि कोई भी सरकार आ जाए वो बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकती। उसके दूसरे रोजगार के दूसरे उपाय ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन सबको नौकरी देना संभव नहीं है। और क्या जवाहरलाल नेहरू ने बेरोजगारी दूर किया? क्या उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने दूर किया? क्या इंदिरा गांधी ने दूर किया? जितने प्रधानमंत्री आए, बेरोजगारी अपनी जगह पर खड़ी रही। और महंगाई की बात है तो आप लोग तो स्टूडेंट हैं, अर्थशास्त्र का यह सिद्धांत है कि जब बचपन से अब तक मैंने देखा है कि मूल्य अगर बढ़ते हैं तो कभी घटते नहीं। महंगाई, जिस तरह से पैसा बढ़ता है उसी तरह महंगाई भी बढ़ती है। अगर महंगाई बढ़ना रुक जाएगी तो उससे कैसे आपको पता लगता है? आप लोगों की सैलरी देख लीजिए, सैलरी में जो साल में 2 बार DA गवर्नमेंट देती है वो महंगाई के चलते ही देती है। मनमोहन सिंह की सरकार में 10% तक DA दिया गया। मोदी सरकार में कभी भी 10% DA नहीं दिया गया, 3%, 4%, 2% यही DA दिया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि महंगाई पहले की रेट से अब की रेट में कम बढ़ी है। क्योंकि देखिए, महंगाई का मामला ये है कि बाजार है, विस्तार होगा, खरीदारी बढ़ेगी, लोगों की इच्छाएं बढ़ेंगी, तो सामान जो है, सामान एक लिमिट क्वांटिटी में बनता है, लेकिन खरीदार की संख्या बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है। तो मांग और आवक में जब संतुलन नहीं रहेगा तो महंगाई बढ़ेगी। हम सब महंगाई और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं आबादी। जब तक इस देश की आबादी कंट्रोल नहीं होगी तब तक न तो महंगाई आप खत्म कर सकते हैं, न बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं। सीधे सीधे पढ़े लिखे आदमी की सोच की तरह अगर सोचिए तो उसका एक सिद्धांत है। ये कहने से कि महंगाई बढ़ रही है, हाय महंगाई, ये तो मनोज कुमार की फिल्म आई थी जिसमें महंगाई पर गाना हुआ था, हाय महंगाई हाय महंगाई। तो हाय महंगाई तो सब हमेशा रही है, हाय बेरोजगारी भी हमेशा रही है। वो तभी दूर होगी जब जनसंख्या पर रोक लगेगी। तो आय के स्तर से अगर हम महंगाई देखें तो बहुत बड़े मुद्दे का विषय नहीं है। आय भी साथ साथ बढ़ी है, महंगाई भी साथ साथ बढ़ी है। जी आप बताएं। देखिए, आय बढ़ी है, जैसे हमारे गुरुजी ने कहा, सरकारी नौकरी पे जो रहता है उसकी जो DA बढ़ जाती है। समस्या उनकी होती है जो प्राइवेट नौकरी वाले होते हैं।
उनका डीए कोई जरूरी नहीं है पड़ जाए। और एक फील्ड है जिस पर कभी बात नहीं होती है, जो हमारे देश के एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा काम करता है, वो है आईटी सेक्टर। कभी कोई इसके बारे में बात नहीं करता। आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आई थिंक सो गवर्नमेंट को कोई इन्वेस्टमेंट शायद उसमें नहीं होता है, मेरे नॉलेज में चाहिए, लेकिन उसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है, उसमें सब कुछ अच्छा मिलता है, और जो आईटी सेक्टर में उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छा होता है। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा, क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं। तो महंगाई एक विषय हमेशा रहता है, रहेगा, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल, नेक्स्ट इम्पॉसिबल कहते हैं, ये कभी नहीं खत्म होगा। आबादी, गुरुजी ने कहा, आबादी बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, और सरकारी नौकरी हम उतनी दे ही नहीं सकते, कोई भी सरकार नहीं दे सकती, कहाँ से देंगे? बल्कि अब तो नौकरी थोड़ा थोड़ा सिमट भी रही है, बढ़ना बहुत मुश्किल। इधर भी तो काफी ब्लॉक हो गया सरकारी नौकरी। तो महंगाई विषय रहेगा। हाँ, जैसे आपने स्पेशली बोला कि इन चीज़ों की महंगाई तो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक मुद्दा उनके लिए होगा जो नीचे तबके के लोग होंगे, जो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास के लिए एक समस्या है थोड़ी सी, लेकिन वो एक सिस्टम का एक भाग है, वो चलता है और चलता रहेगा। न इसको हम खत्म कर सकते, न सरकार। यूनिवर्सल फिनोमेना कहते हैं। तो ये महंगाई और बेरोजगारी का सवाल हो गया। आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में यूपी में कई राजनीतिक प्रयोग किए जा रहे हैं। एक राजनीतिक प्रयोग कल हुआ कि अखिलेश शिवपाल के घर पहुंच गए और समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है। महान दल, ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी सुहलदेव है, ऐसे छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है, और अखिलेश का जो विजय रथ निकला है उस पर भी भीड़ खूब दिखाई दे रही है। तो क्या सपा मुकाबले में भाजपा के बिल्कुल बराबर खड़ी है उत्तर प्रदेश में? देखिए, मुकाबला बराबर का तो नहीं है। मैं आपको बता दूं, सपा का ये जो चुनाव होता है वोट बैंक आधारित होता है। सपा का जो वोट बैंक है वो बहुत लिमिटेड है। ये जो छोटे छोटे दल इन्होंने जोड़े हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि जातिवाद पर सिर्फ वोट नहीं पड़ेगा, और सपा ने हमेशा जातिवादी पॉलिटिक्स किया है। आज ओवैसी और आम आदमी पार्टी और जो तीसरा छिटके हुए कुछ हैं, ये सेक्टर भी वोट काटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। शिवपाल और अखिलेश का मिलन बहुत मामूली फर्क पड़ेगा। जो यादवों का वोट शिवपाल काटते थे, काट के नुकसान पहुंचाते थे, वो नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रांत है जिसमें यादव इतने अधिक नहीं हैं कि आपकी सरकार, देखिए, कोई भी दो जाति या तीन जाति मिलके किसी कैंडिडेट को विजयी नहीं बना सकती, ये तो आप मान लीजिए। जब तक जातियों का एक बंच आपके साथ नहीं जुटेगा, आप चुनाव नहीं जीत सकते। और अखिलेश यादव का जो प्रयोग चल रहा है, दरअसल ये भाजपा को देख के प्रयोग कर रहे हैं, भाजपा को देख के ये प्रयोग कर रहे हैं कि छोटे छोटे दलों को भाजपा ने समेटा। भाजपा के पास एक बल्क ऑफ वोट बहुत जबरदस्त था, जिसमें छोटे छोटे मिलके बना दिए। मैं आपको बता दूं कि नकल तो कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। सफलता इसलिए नहीं मिलेगी कि अखिलेश यादव ने अपने पूर्व काल में, मुख्यमंत्रित्व काल में, जिस तरह से जातिवाद का बीज बोया, यहाँ तक कि पीसीएस की परीक्षा जो सबसे पवित्र परीक्षा मानी जाती रही, आईएएस पीसीएस की परीक्षा इस देश में सबसे पवित्र मानी जाती है, निष्पक्ष मानी जाती है, उस पीसीएस की परीक्षा को इन्होंने चौपट कर दिया। अनिल यादव को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना करके इतना करप्शन फैलाया कि 60-60 लाख रुपए लेकर के इन्होंने पीसीएस की नौकरी दिया लोगों को। कापी में बदलाव करके लिखवा के कापी, पैसा लेकर के तमाम उलटफेर किए गए, जिसके कोर्ट केस भी हुए, आप लोगों को याद होगा, और कोर्ट ने उस पर रोक भी लगाई। तो ये जो भ्रष्टाचार का इन्होंने फैलाया था दायरा, उस दायरे के चलते नौजवान बहुत क्षुब्ध है। नौजवानों को आप देखिए, टीचर्स की, पुलिस की, तमाम सेक्टर्स की जो नौकरियां थी, सब पर स्टे था। अखिलेश यादव के समय में सब पर स्टे था, नौकरियां मिली नहीं लोगों को, और योगी ने उसमें से कुछ को कोर्ट से छुड़वाया स्टे और कुछ को नौकरी दिया, लेकिन अभी पूरे लटके हुए हैं। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि जो भ्रष्टाचार उन्होंने फैलाया था इस तरह से, उसका जबरदस्त असर है। और आपको मैं बता दूं कि बंच ऑफ कास्ट उनके पास उतनी नहीं है जिससे वो टक्कर दे सकें। आपको जो भीड़ दिखाई दे रही है, देखिए, भीड़ का एक विज्ञान होता है।
नौजवान आज भीड़ का ये है कि आप जो है बिरादरीवाद चलाइए। चंद्रशेखर के समय में जब चंद्रशेखर अलग एक पार्टी बनाकर चल रहे थे तो जब उनका जुलूस निकलता था तो तमाम राजपूत गोली बंदूक लेकर के निकल जाते थे सड़क पर और अपरंपार भीड़। लेकिन होता क्या था, एक एमपी रहते थे अकेले, वो चुनाव जीतते थे और वैसे ही पॉलिटिक्स करते थे। तो भीड़ तंत्र जो होता है ना, उसकी एक पॉलिटिक्स अलग होती है कि जरूरी नहीं कि वो भीड़ आपको वोट में कन्वर्ट हो। आप देखिए बनारस में जब मोदी चुनाव लड़ रहे थे तो अजय राय की भीड़ और केजरीवाल की भीड़ मोदी के भीड़ से ज्यादा थी। जो नॉमिनेशन जुलूस निकला था जबरदस्त निकला था। केजरीवाल और अजय राय ने उस जुलूस में टक्कर दिया था मोदी को, लेकिन केजरीवाल की जमानत जाते जाते बची और अजय राय जमानत गंवा चुके थे। तो ये होता है भीड़ की पॉलिटिक्स। भीड़ कभी भी वोट में कन्वर्ट नहीं होती। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सभा में जुट रही भीड़ पर यह जवाब आपने सुना। और सपा का ये जो प्रयोग चल रहा है, राजनीतिक प्रयोग, महान दल, ओम प्रकाश राजभर और अन्य भी छोटे छोटे दल, कहीं कोई पश्चिम का है, कोई किसी समाज का दल है, उत्तर प्रदेश में कैसा आपको ये गठजोड़ दिखाई पड़ रहा है? देखिए, कुछ जगह गठजोड़ तो काम करेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम काम नहीं करेगा, मैं नहीं मानता। थोड़ा बहुत तो काम करता ही है और करेगा। और ये बीजेपी की नकल की है जो 2014 में शायद मुझे जहां तक आ रहा है ये उन्होंने ये प्रयोग किया था, वो प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज मैंने देखा है, जो भी छोटे दल या कोई भी दल मिलता है, अल्टीमेटली क्या होता है, उसका भविष्य में जाके लॉस होता है। ये शिवसेना का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये शिवसेना महाराष्ट्र में बीजेपी से ऊपर थी, लेकिन जब वो बीजेपी के साथ मिली तो उसका वोट बैंक बीजेपी में खसक गया और शिवसेना को इसका लॉस हुआ। ये चीज़ शिवसेना बाद में समझी, इसलिए शायद हमको लगता है बीजेपी से वो दूरी बनाई है अभी। ये एक बात है। और दूसरा एक विषय जो आप लोग कभी उठाते नहीं है, ये मैं चाहता हूँ, ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स से थोड़ा सा हटके है, एजुकेशन को लेके और मेडिकल को लेके। एजुकेशन और मेडिकल इस देश में महंगे हो गए। हम लोग तो शायद मैनेज कर लेते हैं, लेकिन इस पर हर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन का कॉमर्शलाइजेशन हो गया और मेडिकल का कॉमर्शलाइजेशन हो गया। गाँव के सरकारी स्कूल सिमट गए। मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ लड़का, गुरुजी भी शायद सरकारी स्कूल में ही पढ़े थे, मुझे मालूम नहीं है। उस समय हम लोग को गवर्नमेंट के स्कूल में जो पढ़ाई देखिए, हम लोग भी क्या पढ़े लिखे आगे नहीं बढ़े, मैं सब लोग आगे बढ़े, गुरुजी क्या पीएचडी नहीं किए उसी सरकारी, लेकिन उन सब स्कूलों का सिमट जाना और पूरा का पूरा कॉमर्शलाइजेशन होना एजुकेशन का, मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर ध्यान, क्योंकि देखिए एजुकेशन और मेडिकल कभी कॉमर्शलाइज नहीं होना चाहिए। ये एक सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसको कर, ठीक है थोड़ा बहुत हो, लेकिन अब तो जरूरत से ज्यादा कॉमर्शलाइज हो गया है। उसका रीजन है, देखिए कॉमर्शलाइजेशन का रीजन ये है कि हर माँ बाप की इच्छा, पहले सरकारी स्कूलों में ड्रेस व्रेस नहीं होता था, लड़के जाते थे पढ़ के चले आते थे। ये अंग्रेजियत ने, जो रिक्शा वाला भी चाहता है उसका लड़का अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े। हमारी गलती भी है कि हमारा सरकारी स्कूलों की तरफ से झुकाव घटा और प्राइवेट स्कूलों की तरफ झुकाव बढ़ा, और प्राइवेट स्कूल वाले इस कमजोरी का फायदा उठाए और उन्होंने फीस बढ़ाया और कमाई शुरू कर दिया। और वही हाल मेडिकल सेक्टर का हुआ। सरकारी अस्पताल बड़े बड़े खुले, लेकिन अमीर लोगों ने वहां पर इलाज बंद करा दिया। क्यों? कि अमीर लोग इलाज कराने नहीं जाते हैं, अस्पतालों में खुद की सुविधा देखने जाते हैं। रोगी को जो सुविधा मिल रही है उससे उनको मतलब नहीं है, रोगी के साथ वालों को कैसा होटल का ट्रीटमेंट, 5 स्टार होटल का ट्रीटमेंट चाहिए, ये चीज सरकारी संस्थाओं को बर्बाद किया और प्राइवेट संस्थाओं को पनपाया। और मैं आपको एक चुनाव के बारे में बता रहा था। देखिए, चुनाव के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जो जाति फैक्टर है, मुलायम सिंह यादव बड़े नेता थे। मुलायम सिंह यादव का एक अलग जनाधार था। मुलायम सिंह यादव के साथ सारी बैकवर्ड क्लास इकट्ठी थी, जिससे वो चुनाव जीते थे और अपना पद उन्होंने अपने लड़के को सौंप दिया था। आज तक अखिलेश यादव एक भी चुनाव नहीं जीते और बुरी तरह हारे हैं। मुलायम सिंह के साथ जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया, इसका भी जनता पर बहुत जबरदस्त असर पड़ा। जैसे कुर्मी है, यादवों से कुर्मियों की संख्या कम नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कुर्मी भाजपा के साथ अटैच हो गया, वो छोड़ दिया साथ उनका। जो एन ब्लॉक सेक्टर होता है वोट का,
वो एन ब्लॉक सेक्टर बीजेपी ने कैश कर लिया और सपा का साथ छोड़ दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सपा कभी टक्कर में है ही नहीं। अब नंबर 2 पर तो है वो, इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपी के चुनाव में नंबर 2 पर सपा ही है, लेकिन टक्कर नहीं है। बसपा और कांग्रेस ये तो गर्त में चले गए हैं। बसपा और कांग्रेस तो दहाई डग जाए यही बहुत होगी। योगी बनाम अखिलेश का एक चेहरा है बाबा जी, आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ की अखिलेश यादव? देखिए ऐसा है, आदमी की बाणी अच्छी होनी चाहिए। पढ़ लिख करके इन दोनों पप्पुओं की बाणी गलत है। बाणी गलत है, न कोई काम करते हैं, अन्न बंड बोलते हैं कि गंगा जी मैली हो गई हैं, उसमें नहाना इसका है, और यहाँ तक बोले कि बाबा की पूजा के बाद राक्षस करते हैं। इसलिए इनका वोट बैंक बिल्कुल कम हो गया है। बाबा जी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विश्वनाथ कॉरिडोर की जमीन उन्होंने दी है। नहीं, जमीन देना वो नहीं है, शिलान्यास करना बहुत बड़ी चीज नहीं, उसको पूरा करना सबसे बड़ी चीज है, जो कि योगी और मोदी के पीरियड में हुआ है। और ऐसा है कि अगर अखिलेश यादव ने जमीन दी तो वो जमीन योगी को खरीदना क्यों पड़ा? 100 गुना दाम बढ़ा करके लोगों के मकानों को खरीदा गया। अगर अखिलेश यादव ने जमीन दी थी तो जमीन गई कहाँ, और सरकार को उस जमीन के बदले पैसा क्यों देना पड़ा? हमको उसका देखिए, अखिलेश यादव जो बाणी बोल रहे हैं वो राहुल गांधी से मिलते जुलते हैं, उनके छोटे भाई हैं। मैं आपको बताऊं, श्री अखिलेश जी विदेश से, सुना गया है कि विदेश से पढ़ के आए हैं, लेकिन उनकी भाषा और उनकी बातों को सुन लीजिए तो कहीं से नहीं लिखता कि वो शिक्षित हैं। आप बताइए, हर चीज उन्होंने किया तो उन्होंने फिर उसका उद्घाटन क्यों नहीं किया? सरकार चली गई, जनता ने उनको वोट क्यों नहीं किया? अगर आप भला काम करेंगे तो 2-4 बुराई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा लोग तो उसकी प्रशंसा ही करेंगे ना। जनता तो निष्पक्ष होती है ना, जनता कभी पक्ष नहीं लेती। उन्होंने जमीन लिया ही नहीं था, सरकार योगी की आई और उन्होंने जमीन खरीदा, और वो भी भारी कीमत देकर के खरीदा। ऐसा नहीं है कि जमीन अखिलेश यादव ने दी थी। वो तो वही हाल हुआ कि अब ये कहना बाकी रह गया है कि योगी को मैंने ही पैदा किया, बस यही कहना बाकी रह गया। जी जो बोल गए जी अच्छी बात बोल गए। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, हम लोग पढ़े लिखे जैसे कह सकते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, गुरुजी तो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बीएचयू में भी पढ़े लिखे लोग बैठे। समस्या ये है इस देश में कि वोटिंग कौन करता है। बीएचयू की वोटिंग 40% से पिछले बार 40% पढ़े लिखे लोग, हम अपनी बात तंगी बात नहीं है, खुद वोट देने जाते हैं, हम भी वोट देना, लेकिन पढ़े लिखे लोग अपने ड्राइंग रूम में पैर फैला के कमेंट तो खूब कर लेंगे, लेकिन वोट देने वाला, वो एक रिक्शे वाला, एक मजदूर, इनकी संख्या ज्यादा रहती है, और रियल वोटिंग परसेंटेज भी इन्हीं से बढ़ती है, हमसे नहीं बढ़ती है, इन्हीं से बढ़ती है। वो क्या कर रहा है, चुनाव का डिसीजन भी उन्हीं के ऊपर से होता है, हमारे ऊपर से शायद नहीं होता है। ये मेरा अपना सोच है कि हम चुनाव का डिसाइड नहीं करते, डिसाइड वही करता है जो नीचे तबके का आदमी होता है, क्योंकि उनकी वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है। ये आप ऑल इंडिया में देख लीजिए। हमने बीएचयू का एग्जांपल इसलिए है कि बीएचयू थोड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन 40% वहां पर वोटिंग होती है। आपने चुनाव का एक और हिस्सा सुना, कृषि आंदोलन, जो 3 कृषि कानूनों पर जो एक बहुत लंबा आंदोलन चला, इस बार के उत्तर प्रदेश चुनाव में पश्चिम में तो उसके स्पष्ट प्रभाव की बात कही जा रही है। जो जाट लैंड है वहां इसका बहुत बड़ा प्रभाव बताया जा रहा है। पूर्वांचल में किसान आंदोलन का कोई असर है? देखिए, ये जो कृषि कानून थे, मैं आपको बताऊं, बेसिकली ये किसानों के आंदोलन नहीं थे, ये आढ़तियों द्वारा स्पॉन्सर्ड आंदोलन था। क्योंकि आढ़त खुलते तो जो आढ़तिये जैसे बिहार से अनाज खरीद करके सस्ते में आढ़तिये पंजाब में जाके एमएसपी पर बेचते थे, उसके जो बीज का मुनाफा लंबा वो कमाते थे। आपको बताएं, सरकार ने नए कृषि कानून में आढ़त की संख्या बढ़ाई थी, तो इनकी कमाई मर रही थी। बिचौलिए जो होते हैं, यहाँ एक सवाल और जोड़ते हैं इसी पे। जिन लोगों ने आंदोलन किया उनका ये कहना था कि एपीएमसी जो था वो तो 2006 में बिहार में खत्म हो गया था, तो अगर इतना बढ़िया था एपीएमसी को हटाना, तो फिर बिहार क्यों कृषि के मामले में पिछड़ गया? तो इसको आप समेटते हुए अपना जवाब दें। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये 2 ऐसे प्रांत हैं
जहां बहुत मीडियम क्लास के किसान रहते हैं, ज़्यादा बिक्री करने वाले अनाज बहुत कम हैं। 80% किसान पैदा करते हैं और खुद खाते हैं, 80%, बचे 20% किसान, तो 20% किसान ही बेच पाता है। तो किसानों के साथ ये होता है कि जैसे शादी विवाह करना, मकान बनवाना, ये सब वो अनाज बेचते हैं और उसी से करते हैं। वो MSP सेंटर तक जाके वहाँ तक बेच नहीं पाते, जिससे बनिया जो है, बिचौलिया जो है, वो आता है उनके घर तक और सस्ते दाम दे करके खरीद ले जाता है और जा करके वो वहाँ पर महंगे में बेच लेता है। देखिए, मुख्य कारण ये है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में किसान आंदोलन का असर न होने के, और ऑल इंडिया सबसे ज़्यादा मजबूत किसान, पैसे वाले किसान और ज़्यादा खेतिहर किसान पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। जहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं चावल की खेती नहीं होती, वहाँ गन्ना की खेती होती है। गन्ना के किसान नाराज नहीं थे, क्योंकि गन्ना की चीनी मिलें चालू कराना और गन्ना किसानों का 10-10 साल पुराना भुगतान करवाने का काम योगी ने किया था। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो आपको लग रहा है कि भयावह स्थिति हो गई थी किसान आंदोलन से, ये बात नहीं थी। दरअसल मैंने भी टीवी पर बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, उसमें ऐसा था कि जो लड़के थे किसानों के, या जो खाली लोग रहते थे, घर पर खाली भी बहुत होते, 10 आदमी का परिवार है तो 7-8 तो खाली है, वहाँ पर 500 रुपया रोज और खाना पीना फ्री मिल रहा था, तो अपना पिकनिक करने जाते थे सब। और ये उन्होंने कहा कि 500 रुपया रोज मिलता है, फ्री में मुर्गा दारू मिल रहा है, तो हम क्यों न जाएं। देखिए, इस किसान आंदोलन के पीछे बहुत शक्तियाँ थी, जैसे विदेशों के पैसे, खालिस्तानियों के पैसे और तमाम जो अड़तियाँ हैं, ये स्पॉन्सर्ड आंदोलन था, न कि ये स्वफुर्त आंदोलन था। स्पॉन्सर्ड आंदोलन तभी तक चलता है जब तक पैसा, अब ये पैसा खत्म हो गया था। लेकिन प्रधानमंत्री झुक गए। प्रधानमंत्री झुके कैसे, आपने उसको गौर से नहीं सुना। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने किसी कानून जो लागू किया था वो किसान हित में था, लेकिन हम चंद लोगों को समझा नहीं पाए, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। चंद लोग, वो कौन? वो चंद लोग जो मानने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हीं चंद लोगों को उन्होंने कहा कि हम इनको समझा नहीं पाए, इसलिए मैं कानून वापस ले रहा हूँ। दरअसल देखिए, मोदी की कार्य करने की एक पद्धति है, मोदी हिंसा नहीं करवाना चाहते। दूसरी, वहीं पर कांग्रेस ने पिटवा के, कई बार पिटवाया था, कांग्रेसों को मार के भगवा दिया था, गोली भी चली थी। अगर मोदी चाहते, फोर्स लगाते, तो एक दिन में किसान आंदोलन खत्म हो जाता, लेकिन मोदी का एटीट्यूड लोकतांत्रिक था, उन्होंने कभी किसी किसान पर डंडा नहीं चलवाया। लाल किले पर इतना उपद्रव हुआ, दिल्ली में इतना उपद्रव हुआ, लेकिन पुलिस ने एक डंडा नहीं चलाया। इसी को कहते हैं सहनशीलता। किसान आंदोलन का आपके हिसाब से यूपी चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट नाराज बताए जा रहे हैं, कहीं नहीं प्रभाव पड़ेगा, कहीं प्रभाव नहीं। तो एक और विषय रहा कोविड-19 प्रबंधन का। गंगा में तैरती लाशें दिखाई दी थी। इलाहाबाद का जो गंगा का जो सटा किनारा है, घाट है, वहाँ बहुत से जो है दफनाई गई लाशें दिखाई गई थी। कोविड-19 प्रबंधन में उत्तर प्रदेश सरकार कैसी रही? बहुत अच्छी रही। लाशों का जिक्र आप जो कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, हिंदू धर्म में जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, दुर्घटना में मरते हैं, इन लोगों को जलाया, नाबालिग बच्चे जब मरते हैं तो इनको जलाया नहीं जाता है, इनको प्रवाहित करते। हमारे हिंदू धर्म में 3 तरह से संस्कार किया जाता है अंतिम: जल प्रवाहित, भूमि में गाड़ना और तीसरा जलाना। ऐसा है कि वो जो फोटोग्राफ आप देखे थे वो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, वो फोटोग्राफ पुराने थे। गंगा में इलाहाबाद पर जहाँ पर लाशों को दिखाया गया था, वहाँ पर परंपरा रही है, आज से नहीं, बहुत पहले से, आदिकाल से परंपरा रही है लाशों को प्रवाहित करने का। और वो फोटोग्राफ पुराने थे और लाशें प्रवाहित होती हैं। आज भी देहातों में चले जाइए तो नदियों में लाश को मैंने बताया ना, जो कुंवारे हैं वो मरते हैं, बच्चे नाबालिग, उनको प्रभावित किया जाता है। चेचक से जो मरते हैं, जो महामारी से मरते हैं, उनको प्रभावित किया जाता है। उसके बाद
भूमि में जो साधु सन्यासी हैं उन्हें या तो प्रभावित करते हैं या तो भूमि में गाड़ते हैं। कोविड-19 का मुद्दा गांव-गांव तक था और गांव-गांव में ये बीमारी फैली थी और हम खुद गांव में रहते थे। हमारे गांव में 5 से 7 ऐसी आकस्मिक मौतें हुई थी। ऐसा है कि ये 100 साल बाद महामारी आई है। हमारे दादा बताते थे कि जब दादा के पिताजी कि जब प्लेग आया था तो गांव में कोई ऐसा परिवार नहीं बचा था जहां पर मृत्यु नहीं हुई हो। मतलब गांव के गांव उजड़ गए थे। ये महामारी कोई प्रबंधन की नहीं थी। ये महामारी आज तक केरला सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रांत है और सबसे पैसे वाला प्रांत है, मानते हैं ना। केरला में आज तक वो महामारी अपना घर बैठाई है, रोज 300-400 आज भी मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की आबादी सबसे ज्यादा, मृत्यु सबसे कम, प्रभाव सबसे कम। कल उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। क्या आप ये मानते हैं? क्योंकि उस दौरान हम देखते थे कि लोग ऑक्सीजन 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 चिल्लाते रहते थे। चिल्लाते थे लेकिन कोई नहीं मरा है। आप भी सरकार के इस बयान से सहमत हैं? यह सहमत है, पूर्णतः सहमत है। लेकिन जमीन पे तो उस समय ऑक्सीजन का बड़ा हल्ला था और सरकार कह रही कि एक भी मौतें ऑक्सीजन। ऐसा है, वो लोग जो कोरोना में घर में बैठ के ट्विटर खेल रहे थे, ये इन लोगों का हल्ला है। फैक्ट यह है कि मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं गांव में था और हमारे गांव में कोरोना हुआ, लोगों को ठीक हो गए, सिर्फ 2 लोग मरे हमारे गांव में। देखिए, हमारा गांव बनारस जिले का सबसे बड़ा गांव है और सिर्फ 2 मृत्यु हुई। हम कैसे मान लें कि बहुत ज्यादा मरे? हमारे रिलेशन में कोई नहीं मरा। ऐसा है कि मरे कौन? मरे वो लोग जो टीबी के पेशेंट थे, दमा के पेशेंट थे, जो मास्क नहीं लगाए, जिन्होंने कहा कि कोरोना कोई रोग नहीं है, वो लोग मरे हैं। जिन्होंने सावधानी बरती, आपको मैं बताऊं, पूरे कोरोना काल में इस दुकान पर हम लोग आते थे, बैठते थे, चाय पीते थे, जैसे आज पी रहे हैं वैसे उस दिन भी पीते थे। पुलिस जाती थी, सायरन बजाती थी, शटर गिरवा देते थे, लेकिन हम लोग को तो नहीं हुआ कोरोना। ऐसा है, क्यों नहीं हुआ? हम लोग मास्क लगाते थे, डिस्टेंस लगा के बैठते थे। डिस्टेंस, जब आप सावधानी देखिए, पहले हिंदुस्तान को पता नहीं था कि कोरोना बीमारी है कैसी। सरकार असफल नहीं थी कोविड-19 नहीं थी। आप जो है अमेरिका का, आप ब्राजील का, ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिटेन का दर देखिए। हिंदुस्तान की 1.25 अरब आबादी में कितने मरे और वहां पर उनकी 30 करोड़ आबादी में कितने मरे। आप तुलनात्मक अध्ययन करिएगा ना। देखिए, महामारी पूरे दुनिया में आई, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट की, पूरे दुनिया में लाशों का ढेर लगा। उस अनुपात में हिंदुस्तान में नगण्य थी वो बीमारी। कोविड-19 प्रबंधन पर आपका क्या कहना है? मैं बोल देता हूँ। देखिए, मैं खुद बीमार पड़ा था और मैं सीरियसली बीमार पड़ा था। मेरे एक भाई की मृत्यु भी हो गई BHU हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे जगह नहीं मिली BHU हॉस्पिटल में, मैं दूसरे हॉस्पिटल में जगह मिली थी। मेरा भाग्य था कि मुझे दूसरी जगह मिला, इसलिए कि जहाँ मैं भर्ती हुआ वहाँ मेरी सेवा बड़ी अच्छी हुई। और जो सेकेंड वेव था, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, छूत से ज़्यादा ये एयरबॉर्न वो था, एयरबॉर्न था जो मुझे महसूस हुआ। और मैं वो सीरियसली बीमार था, लेकिन बाबा भोले की कृपा थी कि हम तो जिंदा बच गए। हाँ, ऑक्सीजन मुझको जिस हॉस्पिटल में भर्ती था उसने बहुत अच्छा अरेंजमेंट मेरा ऑक्सीजन का किया था। मैं एक भी नहीं कहूँगा, मुझे 1 मिनट भी मतलब अनइंटरप्टेड पावर ये ऑक्सीजन सप्लाई मेरा था, ये मैं खुद कहूँगा। मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूँ। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जब कोरोना आया तो हिंदुस्तान को पता नहीं था कि यह बीमारी किस तरीके है, दुनिया को पता नहीं था कि बीमारी कैसी है, क्या है। डॉक्टर्स सरसुंदर लाल अस्पताल में, जो पूर्वांचल का सबसे बिगेस्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर कोरोना सेंटर बनाया गया था। मैं आपको बताऊं कि डर के मारे कोई सीनियर डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं आता था। सारे जूनियर डॉक्टरों पर जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें 8 जूनियर डॉक्टरों की मृत्यु हुई कोरोना से। मैं आपको बताऊं कि जब डॉक्टर मर गया, उसके समझ में नहीं आया तो आप सरकार को कैसे दोष दे सकते हैं? जो इलाज कर रहा है उसके समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सी दवा दें, इसकी कोई दवा नहीं थी। दूसरी वेव के दौरान जो बंगाल चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री की बड़ी आलोचना हुई थी, बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां कर रहे थे और दूसरे वेव की शुरुआत हो चुकी है। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि प्रधानमंत्री की हम आलोचना कर सकते हैं चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ममता बनर्जी जो फुटबॉल खेल रही थी पैर टूटने के बाद भी बराबर की जिम्मेदार है। देखिए, सारे राजनीतिक दल बराबर के जिम्मेदार थे, वो सिर्फ प्रधानमंत्री उसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। प्रधानमंत्री देश के मुखिया थे,
इसलिए उन पर सवाल ज्यादा उठा है। अन्यथा जिम्मेदारी कम किसी की नहीं थी। आपको मैं बताऊं, जिम्मेदारी कम किसी की नहीं थी। घर के मुखिया था, इसलिए उसके ऊपर उंगली ज्यादा उठी, और कोई खास बात नहीं है। आपको ये बात भी बताऊं कि चुनाव होने के बाद भी कोरोना का वो प्रसार न बढ़ा न घटा। कोरोना अपने स्पीड से, मैंने बताया आपको ना, जिसने मास्क लगाया वो बचा, जिसने मास्क नहीं लगाया वैक्सीन लगवाई, जिसने वैक्सीन लगाई वो बचा। देखिए, वैक्सीन का किस्सा बता दूं। वैक्सीन आई, हम फ्री में लग रही थी, लेकिन मैं और पत्नी 250-250 रुपया दे करके प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवा लिए, इसलिए कि हम भीड़ में लाइन लगाने में सक्षम नहीं थे। मैंने कहा कि सरकार हमें देती है, मैं 250 रुपया दिया और जाके लगवा लिया। सुनिए, उस समय भी ऐसे लोग थे हमारे राजनेता जिन्होंने वैज्ञानिकों पहले ये कहा कि ये अखिलेश यादव का भी एक बयान था। सुनिए, अखिलेश यादव का जो बयान था वो तो था। अखिलेश यादव तो मना करते थे लोगों से कि वैक्सीन मत लगवाओ। बीजेपी की वैक्सीन शब्द का वो इस्तेमाल करते। अगर दूसरा देश होता तो राष्ट्रद्रोह में बंद हो गए होते ये लोग। जिस तरह से कांग्रेसियों ने बयान दिया कि वैज्ञानिकों ने बिना पूर्ण परीक्षण के वैक्सीन शुरू कर दिया। आप बताइए, हिंदुस्तान दुनिया का ऐसा राष्ट्र जिसने एक नहीं 2-2 वैक्सीन दिया सबसे पहले इतने कम समय में। आप याद करिए पोलियो वैक्सीन की। पोलियो वैक्सीन को लगवाने में इस देश को 10 साल 12 साल लगे और खोजने में, और कोरोना की वैक्सीन विद इन ईयर आविष्कार हुआ और लोगों में लगना शुरू हुआ। ये कम उपलब्धि है। जिस देश में पीपीई किट नहीं था, चाइना ने फटाफटा पीपीई किट बेचा, मास्क बेचा। वह हिंदुस्तान इतने कम समय में पीपीई किट बना के एक्सपोर्ट करने लगा, मास्क बना के एक्सपोर्ट करने लगा, सैनिटाइजर बना के एक्सपोर्ट करने लगा। देखिए, अपने देश की निंदा करना कुछ लोगों की आदत बन गई है। सेना के अध्यक्ष को गुंडों, सड़क का गुंडा कहना, फिर उसके मरने के बाद उसका कटआउट लगा के वोट मांगना, ये सब लीचर पॉलिटिक्स की देन है, घटिया सोच की देन है। हमेशा हिंदुस्तान ऐसे लोगों का देश रहा है जिनका सीना बहुत विशाल है, जिनकी सोच विशाल होती थी, जो परमार्थ के लिए हमेशा जो हाथ उठते थे, आज वो हाथ सब नीचे गिर चुके हैं। तो यूपी विधानसभा चुनाव में आखिरी सवाल, कौन जीत रहा है? भाजपा जीत रही है। योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री बनेंगे निश्चित बल। काशी का आशीर्वाद है, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है। अभी मैं पीके का एक इंटरव्यू परसों सुना रात को, प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहले से ज्यादा सीट पाने जा रही है। आपको भी लगता है? बिल्कुल पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। अब भाजपा की तो प्रचार विपक्ष के लोग खुद ही कर रहे हैं, भाजपा को करना भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कौन जीतने जा रहा है? तबला वादक हैं आप? मैं शहनाई वादक हूँ। अच्छा, काशी विश्वनाथ मंदिर का मुख्य शहनाई वादक हूँ। पंडित महेंद्र प्रसन्ना मेरा नाम है। और सरकार तो भाई योगी जी की बन रही है, उसमें हाँ मोदी जी ने कार्य किया है, काम बोलता है। तो काशी के इस प्रसिद्ध पप्पू की अड़ी की चाय की दुकान से हम लाइव थे, और मैं अपने दर्शकों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि इतनी मजेदार बहस जिसने यूपी चुनाव के सभी मुद्दों को छुआ था, कोविड-19, कृषि कानून, महंगाई, बेरोजगारी, योगी, अखिलेश, बसपा, कांग्रेस, किसान, सभी मुद्दों पर इतनी मजेदार बहस आपने नहीं देखी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। मैं newstech.com से विक्रांत सिंह, जय हिंद। एक अंतिम बयान ले लेते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? ऐसा है कि भाजपा की सरकार तो आएगी और उन्होंने काम किया है, आपको अच्छी तरह मालूम है, हमको भी अच्छी मालूम है। विरोधी जो हैं वोट बढ़ियाने के चक्कर में ऐसे बयान दे रहे हैं, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे लल्लू भैया हो, कांग्रेस के प्रवक्ता हो, कोई भी हो। ऐसा है कि देश में सब काम गड़बड़ हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैंने अभी इंडिया टीवी के मैंने बाइट पर कहा भी था कि देखिए, महंगाई तो चरण सीमा के ऊपर है, महंगाई पर जनता दुखी है, मगर सरकार इनकी बन रही है और कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ ही रहा है।
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से कहूंगा कि काशी के कलाकारों के लिए इन्होंने कभी कुछ ध्यान नहीं दिया और इन्होंने बोला था कि ये धर्म और संस्कृति की राजधानी काशी है और शव और शिव की राजधानी काशी है, जिसका भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कॉरिडोर का उद्घाटन किया। उसमें मंगला ध्वनि जो शहनाई, जिस शहनाई को भारत रत्न दिया गया, वो शहनाई बजाने का अनुमति नहीं मिला। ये काशी के कलाकार बहुत दुखी हैं। तो ये काशी की एक स्थानीय समस्या है। हमसे काशी के शहनाई वादक ये अपनी समस्या बता रहे हैं। इन सभी मुद्दों के साथ हम विदा लेते हैं। newstech.com से मैं विक्रांत सिंह। क्या डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में सफल हुई है? शायद किसी मुख्यमंत्री ने इतना काम किया है उत्तर प्रदेश में। योगी और मोदी जी जो विकास कर रहे हैं ये विपक्षियों को दिखाई नहीं दे रहा है। योगी जी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। बाबा की जिस पर कृपा है तो उसको कोई हरा भी नहीं सकता।